गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम 1815 तक पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में कंजर्वेटिज़म जो है वो बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वहाँ पर है और उसने कुछ चेंजेस भी किए थे, कुछ बाउंडेशंस लगाई थी लोगों के ऊपर। तो अब जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं मीन्स 1815 तक, स्टार्टिंग से लेकर 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर 1815 तक के बीच का जो टाइम है उसको हम दोबारा से रिकैप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आपने फर्स्ट पेज पर देखा था कि एक जो है पेंटिंग जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी, ये देखिए बड़ी क्लियर आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो है एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये ड्रीम है उनका कि सभी जो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे हो जाएं यूरोप और अमेरिका के। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने ये पेंटिंग बनाई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उसने सबसे ऊपर रखा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके दूसरे हाथ में है चार्टर, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स लिखे गए हैं इसके ऊपर। और फिर जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ के जो लोग लाइन में लगे हुए हैं एक ट्रेन की तरह, उन सब के हाथों में अपना अपना फ्लैग है अपने अपने कंट्री का। वो जैसे जाते जाते हैं इनके इसके सामने से जाते हुए वो अपना हेड बो करते हैं, अपना सर झुकाते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। और यहाँ ऊपर से देखिए आप, जीसस क्राइस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इनको ऊपर से देख रहे हैं। ये जो एंजल्स हैं ये भी इनको देख रही हैं और उनके ऊपर फ्लावर की शावर की जा रही है, बारिश की जा रही है। और नीचे हम देखते हैं यहाँ पर ये जो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उन इंस्टीट्यूशंस के पार्ट्स हैं ये, कि अब वो ख़त्म हो चुके हैं। मोनार्कियल गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो चुके हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। ये इस पिक्चर में शो किया गया है। देखिए आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ से कौन कौन से आइडियाज़ निकल कर आए थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ ए नेशन। तो अब कौन कौन से जो आइडियाज़ रहे थे नेशन बनाने में, नेशन स्टेट्स को बनाने में और लिबर्टी के लिए, और क्या इम्पैक्ट रहा था रेस्ट ऑफ द यूरोप पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये देखते हैं हम। ला पैट्री, फादरलैंड की फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर आ गई थी, ये आइडिया क्रिएट हुआ। लेस्टोयन सिटीज़न, यानी कि सिटीजन्स को वैल्यू दी जानी चाहिए, उसके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए। एक फ्रेंच ट्री कलर जो है, फ्लैग जो है नया बनाया गया। द नेशनल असेंबली, अब जो फ्रांस की जो स्टेट जनरल्स थी उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया। हीम्स, ओथ्स एंड कमेमोरेशन ऑफ मार्टियर्स, यानी कि जो शहीद थे उनका, जो देश के लिए शहीद हुए उनका गुणगान किया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी और सभी के लिए लाज बनाए गए। इंटरनल ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़, कि अब जो स्टेट टू स्टेट जो वेरी करते थे, जो टैक्सेस या जो ड्यूटीज़ थी, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स एंड मेजर्स के लिए। यूज़ ऑफ पेरिशियन फ्रेंच, और फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया गया जो पेरिस के अंदर बोली जाती थी, इसलिए इसको लिखा गया है पेरिशियन फ्रेंच। अब उसके बाद ये आइडियाज़ तो निकल कर आ गई। अब यूरोप के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहा यूरोप के ऊपर वो क्या रहा? मिशन टू लिबरेट यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रॉम डेस्पोटिज्म। अब जो फ्रेंच के जो लोग थे, जो फ्रेंच आर्मी थी, अब उनके मन में, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके मन में एक चीज़ आ गई कि हाँ, कि हम जो हैं वो बाकी जो यूरोप है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको हम फ्रीडम दिलवाएंगे डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म होता है मीन्स जो मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं डेस्पोट, कि जो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, रूल करता है। स्टूडेंट्स सेटअप जैकोबिन क्लब्स इन अदर कंट्रीज़। अब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जैकोबिन क्लब्स जो है दूसरे कंट्रीज़ में बनाने शुरू कर दिए। दीज क्लब्स हेल्प द फ्रेंच इन्वेजन ऑफ देयर कंट्रीज। अब इन क्लब्स ने जो है वो हेल्प की फ्रेंच इन्वेजन, यानी कि जो फ्रांस ने जिसके ऊपर भी अटैक किया उसकी हेल्प की।
फिर उसके बाद 1804 की जब हम बात करते हैं, 1804, तो वहाँ पर आता है नेपोलियन। नेपोलियन जो है मिलिटेंट डिक्टेटर बन जाता है फ्रांस का। अब उसके बाद क्या होता है, नेपोलियनिक कोड, रिटर्न ऑफ मोनार्की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है वो बहुत सारे। अब जो प्रिविलेजेस जो मिले हुए हैं लोगों को, स्पेशल राइट्स जो मिले हुए हैं बेस्ड ऑन बर्थ, उनको ख़त्म कर देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये वो शुरू करता है। फ्यूडल सिस्टम को वो फ्री रिमूव कर देता है, एबॉलिश्ड कर देता है। मिनोरियल ड्यूज़ वो ख़त्म कर देता है, जो लैंड रिवेन्यू होता है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो एक बिजनेसमैन के जो ग्रुप बने होते थे उनकी हेल्प के लिए, बिज़नेस की हेल्प के लिए, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी उसको वो रिमूव कर देता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। वेट मेजर, यूनिफॉर्म लाज, ये सब चीज़ें वो बनाता है। अब नेपोलियनिक कोड में तो वो सब चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जिससे लोग खुश नहीं थे। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो नहीं रही थी, टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए थे, सेंसरशिप लगा दी गई थी, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू फाइट वॉर्स, कि लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स में इन्वॉल्व किया जा रहा था, उनको इंक्लूड किया जा रहा था कि वो ज्वाइन करें ताकि हम दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक करें तो उसे जीत सकें। अब हम बात कर लेते हैं यूरोपियन सोसाइटी की, कि यूरोपियन सोसाइटी उस टाइम में कैसी थी। देखिए, एक तो थी अपर क्लास। अपर क्लास में क्या था, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप, कि एक ऐसी अरिस्टोक्रेसी, एक ऐसे रिच पर्सनस का सोशल ग्रुप था जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, और वो डोमिनेंट ग्रुप था, यानी कि वही दिखाई देता था सबको कि रिच पर्सनस, वेल्दी पर्सनस थे वो। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल, उन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन लाइफ स्टाइल था। ऑन लार्ज कंट्रीज एस्टेट्स एंड टाउन हाउसेज, उनके पास बहुत ज़्यादा कंट्री एस्टेट्स थी, यानी कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा लैंड थी उनकी, और टाउन हाउसेज भी थे उनके पास। कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, वो मैरिज से वो जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच, और मोस्टली लोग उनमें से फ्रेंच बोलते थे। द लोअर क्लास, अब ये तो थी अपर क्लास की बात यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। अब लोअर क्लास की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पीजेंट्स, वो सारे के सारे किसान थे। मोस्ट वर लैंडलेस, और ज़्यादातर ऐसे थे जिनके पास लैंड थी ही नहीं। एंड वर्क एज सर्व्स, और वो एक मतलब स्लेव की तरह काम करते थे। इस पिक्चर में आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं एक पीजेंट और एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से एक एक पर्सन को दिखाया गया है कि वो किस तरह से दिखाई देते थे, किस तरह की यूनिफॉर्म ड्रेस वो डालते थे, ड्रेस कोड क्या होता था। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है 1750s में। अब क्या इम्पैक्ट जाता है उसका यूरोप के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज़ पर, जैसे फ्रांस और जर्मनी इनमें से मेन है। और राइज़ ऑफ द मिडिल क्लास, और किस तरह से मिडिल क्लास जो है वो निकल कर सामने आती है। ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड टाउन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी में, तो सिटीज़ और टाउन्स की ग्रोथ हुई, कमर्शियल क्लासेस बाहर निकल कर आई। राइज ऑफ मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, और मिडिल क्लास से जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बिजनेसमैन बन गए, प्रोफेशनल्स बन गए। दे वर एजुकेटेड एंड लिबरल माइंडेड, वो एजुकेटेड थे और लिबरल माइंडेड थे, यानी कि वो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते थे। दे वांटेड द रिमूवल ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, अब वो चाहते थे कि अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं जो रिच पर्सनस को, वो सारे के सारे ख़त्म होने चाहिए। अब लिबरल का मीनिंग आपके सामने आया है कि लिबरल वो लोग जो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते थे, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहते थे, तो हर एक स्फेयर में उनका एक इम्पेक्ट रहा था। तो सोशल लिबरलिज़म क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सोशल स्फेयर में लिबरलिज़म को माना जाता था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि सभी लोग इक्वल हों और ऑटोक्रेसी को ख़त्म किया जाए। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और प्रेस को फ्रीडम मिले, ये था सोशल लिबरलिज़म। उसके बाद है पॉलिटिकल लिबरलिज़म, कि पॉलिटिक्स में लिबरलिज़म किसे कहा गया, क्या क्या डिमांड्स थी। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, कि गवर्नमेंट जो बने सबके एग्रीमेंट से, सारे एग्री होने चाहिए। कंसेंट होता है सहमति, एग्री देना, एग्री होना किस चीज़ से। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्लियामेंट को फॉर्म करें। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी तरह कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
यूनिवर्सल सफरेज, सभी को राइट टू वोट मिले, जैसे वीमेन एंड अनप्रोटेक्टेड मैन जो हैं उनको भी मिले। ये था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। उसके बाद है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। किसे कहा गया? फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि मार्केट को फ्रीडम मिले और जो गुड्स की मूवमेंट पर, यानी कि जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, उनकी मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसको ख़त्म किया जाए। यूनिफॉर्म ड्यूटीज़, वेट एंड मेजर, कि एक तरह की ड्यूटी रखी जाए, वेट की यूनिट एक हो, मेजरमेंट की यूनिट एक हो। तो इस तरह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म इसको बोला गया। तो 3 स्पेयर्स में लिबरलिज्म को माना गया: सोशल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जोल्वेरिन की। तो जोल्वेरिन आपने देखा था किस तरह से 1834 में प्रशिया जो है स्टार्टिंग करता है इसकी। डिमांड फॉर अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल बाय द मिडिल क्लासेस, कि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि डिमांड की गई थी कि जो अनहिंडर्ड मूवमेंट होनी चाहिए। अनहिंडर्ड मीन्स बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के, बिना किसी रुकावट के जो है गुड्स की, पीपल की, कैपिटल की, मिडिल क्लास के द्वारा, ये डिमांड थी। 1834 में क्या होता है, कस्टम यूनियन कॉल्ड जोल्वेरिन वाज फाउंड बाय पर्शिया, पर्शिया ने इसको बनाया था और फिर जर्मन स्टेट्स जो थी 39, उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था धीरे धीरे। टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया गया। करेंसीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 टू ओनली 2। अब करेंसीज जो हैं वो 30 टाइप्स की थी उस टाइम में, तो अब उनको सबको हटाकर सिर्फ 2 तरह की करेंसी रख दी गई। क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क टू इम्प्रूव एंड यूनाइट द जोल्वेरिन, और रेलवे नेटवर्क जो है उसको इम्प्रूव किया गया। रेलवे नेटवर्क को क्रिएट किया गया ताकि जोल्वेरिन को यूनाइट किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। अब बात कर लेते हैं हम कंजर्वेटिज्म की, आफ्टर 1815 में जो आया था। अब इसमें क्या था, कंजर्वेटिव्स वो कौन लोग थे? कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो मोनार्की, चर्च, ऑटोक्रेसी, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली शुड बी प्रेजर्व्ड, ये सारी चीज़ें वो मानते थे। वांटेड टू प्रेजर्व नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वो नेपोलियन वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो उनको रखना चाहते थे। इन 1815 इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया साइन द ट्रीटी ऑफ वियना अनडूइंग द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। और जब वियना की जो कांग्रेस होती है, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जिसको ऑस्ट्रिया का वाइस चांसलर ड्यूक मैटरनिक होस्ट करता है, वो कहते हैं कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए हैं उन सबको हटाया जाएगा। बफर स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन। अब फ्रांस को रोकने के लिए उसकी बाउंड्रीज पर अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए। ट्राई टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रो बाय नेपोलियन, और फिर मोनार्कीज़ को, उसी मोनार्कीज़ को वहाँ पर रिस्टोर किया गया जिसे नेपोलियन ने हटा दिया था वहाँ से। ये कंजर्वेटिज्म का इफेक्ट रहा था। ये एक मैप है जिसे आप अच्छे से देख लें, बुक में थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देगा आपको। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जर्मन बाउंड्री ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन की 39 स्टेट्स जो थी यहाँ पर, ये उनकी बाउंड्री है जर्मन कन्फेडरेशन की। ये देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रही है पर्पल कलर में। और ये फ्रांस है आपका, ये स्पेन है, ये पोर्तुगल है, ये ग्रेट ब्रिटेन आ गया इधर, ये डेनमार्क है, ये नीदरलैंड्स हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा, ये स्विट्ज़रलैंड है इधर, ये देखिए। ये फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर आ जाता है, यहाँ पर ओटोमन एम्पायर है। यहाँ जो ये आप दिखाई दे रहे हैं किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, नेपल्स, पेपल स्टेट्स, रोम, कोर्सिका, ये सारे के सारे, ये वेनेटिया, लंबार्डी, ये सारे का सारा इटली है, जिसे आज हम इटली के तौर पर जानते हैं, नेशन स्टेट जो अब बन चुका है। तो यहाँ पर ये सिंबल भी दिए गए हैं कि पर्शिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, फ्रांस, पिडमोंट, सार्डिनिया, रशिया, जर्मन स्टेट्स। ये रशिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए थे कंजर्वेटिज्म से। रिटर्न ऑफ ऑटोक्रेटिक रेजिम्स। ऑटोक्रेटिक मीन्स एक तरह से मोनार्कियल गवर्नमेंट आ गई थी। डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट और क्रिटिसिज्म, उन्हें पसंद नहीं था उस गवर्नमेंट का कोई उसके क्रिटिसाइज़ करे, उसको उसके बारे में कुछ गलत लिखे, क्वेश्चन करे उससे। सेंसरशिप लाज ब्रॉट इनटू लिमिट द प्रेस ऑफ लिबरल आइडियाज़, और सेंसरशिप लगा दी गई मीडिया के ऊपर कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर नेशन स्टेट्स का जो आइडिया आता है उससे रेवोल्यूशनरीज बनते हैं काफ़ी सारे। अब उससे क्या हुआ कि जो मोनार्कीज थी उससे क्या हुआ, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, जो नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे क्योंकि अब वहाँ पर कंजर्वेटिज्म है
और उन्हें पसंद नहीं है कोई उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। अब उनका काम था लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करना, लड़ना उनका एम था, और वो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। ये रेवोल्यूशनरीज के जो हैं ये मेन एम थे उनके। जूसेppe मैज़नी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। वो इटली से था, जेनेवा में उसका बर्थ हुआ था 1807 में, और 1831 में उसको देश से निकाल दिया गया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के चार्ज में। और वो फाउंडर था यंग इटली का और यंग यूरोप का। और उसने कहा कि जो नेशन जो बनाए हैं गॉड ने, वो एक नेशनल यूनिट है मैनकाइंड की। और जो मैटरनिक है उसने इसको कहा था कि ये कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर। ट्रीटी ऑफ वियना में आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, किस तरह से। ट्रीटी ऑफ जनरल अलायंस भी इसको बोला जाता है। बुर्बो डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, जिन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हटा दिया गया था। और फ्रांस ने अपने जो टेरिटरीज़ हैं वो खो दिए, जो नेपोलियन के अंडर उसने जो अनेक्स किए थे, जीते थे। पर्शिया जो है वेस्टर्न फ्रंटियर पर उसको कंट्रोल कर रहा था। ऑस्ट्रिया नॉर्दर्न इटली को कंट्रोल कर रहा था। जर्मन कन्फेडरेशन जो है उसको लेफ्ट अनटच छोड़ दिया गया। रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ चेंजेस हुए थे, वो ये हैं।